जय हिंद दोस्तों। हेलो एग्जाम में आपका स्वागत है। मैं रविकांत। आज से हम आपको यूपी ट्रिपल एससी के जितने प्रीवियस ईयर के पेपर हैं उनके सभी क्वेश्चन कराएंगे हम। और ये सब्जेक्ट वाइज कराया जाएगा। जितना यूपी ट्रिपल एससी एग्ज़ाम कराई हुई है उसका हम आपको टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चन कराएंगे। उसमें आपको सबसे पहले हम आपको हिस्ट्री कराएंगे। उसके बाद आपको हिस्ट्री आपको हमने दो पार्ट में कराएंगे। एंशियंट एंड मिडिवल एक साथ करा देंगे। मॉडर्न हिस्ट्री कराएंगे। उसके बाद आपको फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी कराएंगे। फिर देन जियोग्राफी कराएंगे। देन उसके बाद इकोनॉमिक्स कराएंगे। उसके बाद जनरल साइंस हो गया। उसके बाद आपका कंप्यूटर कराएंगे। देन आपका इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। उसके बाद आपका ट्रेडिशनल जनरल नॉलेज। उसके बाद आपका उत्तर प्रदेश जनरल नॉलेज कराएंगे। इस आपको हम आपको यूपी ट्रिपल एससी से जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उन्हीं को सबको आपको सब्जेक्ट वाइज हम सॉल्व कराएंगे, जो कि आपके वीडियो के लिए खासकर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जो वीडियो का आपका एग्ज़ाम 26-27 जून को है उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाएगा आपका। और जो आपका आने वाला ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत अधिकारी हो गया, उसके लिए भी इम्पोर्टेंट रहेगा आपका। ग्राम विकास अधिकारी, उसके लिए भी आपका इम्पोर्टेंट रहेगा। और आपका जो पेट है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि जो आपका वीडियो का जो सिलेबस है उसमें आपका 50 क्वेश्चन आपका जीएस से रहेगा। जीएस में आपका वही हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इन्वायरमेंट, साइंस, ये सभी आपके क्वेश्चन आएंगे। तो आपको हम जितने प्रीवियस ईयर के पेपर हैं यूपी ट्रिपल एससी द्वारा जो कराए गए हैं वो सब आपको हम कराएंगे। उसमें से आपको जैसे पेट हो गया, जो पेट ने यूपी ट्रिपल एससी जो पेट कराया है उसके पेपर के क्वेश्चन हो गया। लेखपाल के क्वेश्चन हो गया। उसके बाद आपका एएसओ का हो गया, एएनएम का हो गया, फिर लोअर पीसीएस का हो गया, जितने हैं लोअर पीसीएस जेई का हो गया, लोअर परीक्षा 2019 से जितने यानी कि यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा पेपर कराए गए हैं लास्ट 2015 से लेकर 2022 तक, वो सभी हम आपको क्वेश्चन कराएंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम आपको हिस्ट्री के सेक्शन कराएंगे। इस तरह आपको फिर सभी सेक्शन धीरे धीरे कराते रहेंगे। ये आपका पूरा सब्जेक्ट वाइज कराया जाएगा। तो आज हम लोग देखेंगे कहाँ से, हिस्ट्री से। हिस्ट्री कौन सा रहेगा पार्ट आपका, एंशियंट हिस्ट्री है। कौन सा पार्ट रहेगा आपके, एंशियंट हिस्ट्री रहेगा आज। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन से हम लोग। पहला क्वेश्चन क्या हमारा है, निम्नलिखित में से किस युग में तांबे का पहली बार उपयोग किया गया था। तो तांबे का उपयोग कब किया गया सबसे पहली बार आपका, तो ताम्र पाषाण युग में किया गया था तांबे का सबसे पहले प्रयोग। क्योंकि जो ताम्र पाषाण युग है नव पाषाण युग के बाद शुरू होता है। यह लगभग 2000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व के आसपास कांस्य युग का एक भाग माना जाता है। और क्या है, इसी काल में ही मनुष्य पत्थर के औजारों के साथ साथ तांबे के औजारों का भी प्रयोग करने लगा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देते हैं। सॉरी, हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम बताइए। तो हड़प्पा का बंदरगाह कौन सा है, लोथल आपका है। कौन सा है, हड़प्पा का बंदरगाह कौन सा, लोथल है। लोथल कहाँ पर है, गुजरात में। जो हड़प्पा का है एक कालीन बंदरगाह स्थल है और यह भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। भोगवा नदी के तट पर स्थित है। और इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी, तो रंगनाथ राव के द्वारा की गई थी, इसकी खोज की गई थी। और लोथल को मिनी हड़प्पा के नाम से भी जाना जाता है। लोथल को किस नाम से जाना जाता है, मिनी हड़प्पा के नाम से भी जाना जाता है। यह क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं हम लोग। हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल यानी कि नर्तकी के कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए डैश डैश तकनीक का इस्तेमाल किया गया था। तो कौन सा इस्तेमाल किया गया था, इसमें किया गया था वैक्सिंग का, वैक्सिंग का प्रयोग किया गया था, यानी कि कास्टिंग का प्रयोग किया गया था। मोम लोपी ढलाई का प्रयोग किया गया था इसमें। जो हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए मोम लोपी ढलाई यानी कि लॉस्ट लॉस्ट वैक्स कॉस्टिंग प्रयोग टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया था। किसका, लास्ट वैक्स कॉस्टिंग टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया था। और यह प्रसिद्ध मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई थी, ये आपको मूर्ति मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुई थी।
और ये आपके विश्व की प्राचीनतम नगरीय सभ्यताओं में से एक है। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, 6ठी-5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में टर्की के लोगों ने सिंध के पूर्व में लोगों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भाषा को कहा था। तो कौन सी भाषा कहा गया था? हिंदवी कहा गया था वो, हिंदवी। 5वीं-6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में टर्की लोगों ने सिंध के पूर्व में लोगों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भाषा को क्या कहा था? हिंदवी कहा था। जो कि 5वीं-6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में सिंध नदी के पूर्व के क्षेत्र को संदर्भित करने के लिए फारसी शब्द हिंदू का प्रयोग किया गया है। और टर्कों ने क्या किया था? सिंध के पूर्व के लोगों को हिंदू, उनकी भूमि को हिंदुस्तान और उनकी भाषा को हिंदवी कहा था। लोगों को हिंदू कहा था और भूमि को हिंदुस्तान कहा था, और उसके बाद जो भाषा क्या कहा गया था? हिंदवी कहा गया था। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, हड़प्पा संस्कृति की मोहर और टेराकोटा कला पर निम्नलिखित में से किस जानवर को दर्शाया नहीं गया था? तो इसमें देखते हैं किस किस जानवर को दर्शाया गया था। तो बाघ को दर्शाया गया था, हाथी को दर्शाया गया है, गैंडे को दर्शाया गया था और बैल को दर्शाया गया है, लेकिन इसमें गाय को नहीं चित्रित किया गया है। तो आपका ऑप्शन कौन हो जाएगा? बी नंबर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। और इस काल की जो मोहरें थी कैसी होती थी? वर्गाकार या त्रिकोणीय तथा आयताकार होती थी। और मुद्रा लेख दाईं से बाईं ओर लिखा गया है। उसमें जो लिपि थी उसकी राइटिंग किधर से? राइट टू लेफ्ट थी उसकी राइटिंग, और इस पर बैल, गैंडा, हाथी आदि का चित्र मिलता है उसमें। अगला क्वेश्चन आता है हम लोग, हड़प्पा का इनमें से कौन सा नगर तीनों भागों में विभाजित था? तो हड़प्पा कैसा कौन सा है नगर जो 3 भागों में विभाजित था? तो आपका धौलावीरा है। वो धौलावीरा है, वो 3 पार्टों में डिवाइडेड था। और धौलावीरा आपका कहाँ है? ये भी आपका गुजरात में है। कहाँ पर है? गुजरात में है। गुजरात के कच्छ रण के मध्य स्थित द्वीप खादिर में स्थित है ये। और धौलावीरा 3 भागों में क्या था? विभाजित था। नगर के महाप्रसाद वाले भाग को उत्तर में एक विस्तृत संपूर्ण एक व्यापक समतल मैदान के अवशेष मिले हैं। अगला आते हैं हम लोग, और सभी क्या थे? सभी नगर आपके 2 भागों में विभाजित थे। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 7वां, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? किससे कह रहा? सिंधु घाटी से कौन सा इसमें संबंधित नहीं है? तो इसमें कौन सा नहीं है? कालीबंगा है आपका, रोपड़ है, लोथल है, लेकिन पाटलिपुत्र नहीं है, क्योंकि पाटलिपुत्र बिहार में पड़ता है, मगध साम्राज्य के अंतर्गत आता है। अगर बात की जाए लोथल से क्या क्या प्राप्त है, तो लोथल से आपके प्राप्त वस्तुएं कौन से हैं? युगल समाधि है, पत्तन है, घोड़े के अवशेष हैं, धान की भूसी है और वृत्ताकार अग्निवेदिका है। ये आपके कहाँ से प्राप्त हुए हैं? लोथल से प्राप्त हुए हैं। अगर रोपड़ की बात की जाए तो रोपड़ से क्या मिला था? तांबे की कुल्हाड़ी प्राप्त हुई थी, मानव कंकाल के साथ कुत्ता मिला था। कहाँ से? रोपड़ से मिला था। कालीबंगा से आपके जोते हुए खेत प्राप्त हुए थे। क्या? कालीबंगा से जोते हुए खेत, अग्निकुंड आदि के अवशेष कालीबंगा से मिले थे। और पाटलिपुत्र की बात की जाए तो ये मौर्य साम्राज्य क्या थी? राजधानी थे। अगला आते हैं, मोहनजोदाड़ो शब्द का अर्थ क्या है? तो मोहनजोदाड़ो का शब्द का क्या अर्थ है? मृतकों का टीला है इसका अर्थ है। क्या है इसका अर्थ? मृतकों का टीला है, यानी कि माउंट ऑफ द डेड। ठीक है। और ये मोहनजोदाड़ो कहाँ पर स्थित है? ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है ये। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में निम्नलिखित से कौन सा कथन सत्य है? किससे पूछ रहा है? सिंधु घाटी से क्वेश्चन पूछ रहा है, कौन सा कथन सत्य है? तो देखते हैं हम लोग एक एक करके। तो सिंधु लोग कुत्ते, बिल्ली और घोड़ों को बड़े पैमाने पर पालते थे। तो इसमें आपका ये गलत है, क्योंकि घोड़ों को नहीं पालते थे, क्योंकि वहाँ पर घोड़े के पालते होने कोई सबूत नहीं मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता पंजाब, सिंधु, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान, पश्चिम बंगाल कुछ हिस्सों को कवर करता है। तो इसमें ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, पश्चिम बंगाल।
उन्होंने लकड़ी के बक्से में अनाज भंडारित किया। ये भी आपका ऑप्शन गलत है, क्योंकि लकड़ी में नहीं भरते थे वो लोग, आपका ईंट के बनाते थे। सिंधु लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे, तो ये आपका ऑप्शन सही है। सिंधु लोग कपास का प्रोडक्शन करने वाले पहले थे। क्वेश्चन नंबर आता है 10 नंबर। हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खुदाई की खोज किसने की थी? तो लोथल अभी मिला था, हमने क्या बताया था, एस आर राव। किसने किया था लोथल की खोज? एस आर राव ने की थी। लोथल के आपका सैंधव सभ्यता के एक प्रमुख स्थल है, और ये कहाँ पर स्थित है? गुजरात में स्थित है, भोगवा नदी के तट पर। क्वेश्चन अगला आते हैं हम लोग। सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों का अवशेष कहाँ से मिला है? किसके? घोड़े के अस्थियों का अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो घोड़ा वाला आपको क्वेश्चन फंसा देता है, क्योंकि अधिकतर जगह लिखा है कि घोड़े के कोई पालतू होने का सबूत नहीं मिला है। वो बात सत्य है, लेकिन घोड़ों की अस्थियां प्राप्त हुई हैं कुछ जगह से। कहाँ से मिली है ये? सुरकोटदा से मिली है। सुरकोटदा या सुरकोटदा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है ये। यहाँ से घोड़े की अस्थियां तथा एक कब्रगाह के अवशेष प्राप्त हुए हैं। और लोथल से घोड़ों की लघु मृद मूर्तियों के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। अब आ जाते हैं हम लोग वैदिक सिविलाइजेशन में। हमने अभी क्या पढ़ा था? इंडस सिविलाइजेशन पढ़ा है। अब हम लोग आते हैं वैदिक सिविलाइजेशन में। तो अगला क्या कह रहा है क्वेश्चन? उपनयन समारोह से क्या तात्पर्य है? किससे पूछ रहा है? उपनयन समारोह से क्या तात्पर्य है? तो उपनयन का मतलब क्या होता है? बच्चे को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता है। जो बच्चे क्या होता है, उनको जनेऊ धारण कराया जाता है। ये आपका ऑप्शन सही है। उपनयन संस्कार को यज्ञोपवीत संस्कार के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? यज्ञोपवीत के संस्कार से नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या करते हैं? बच्चों को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता है। इसमें 3 धागे होते हैं, जिन्हें सत्य, राज्य एवं तम का प्रतीक माना जाता है। किसका माना जाता है? सत्य, राज्य एवं तम का प्रतीक माना जाता है। और प्राचीन समय से आज के समय में इस संस्कार का स्वरूप बिल्कुल बदल चुका है। आते हैं हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। सत्यमेव जयते महावाक्य कहाँ से उद्धृत है? यानी कि कहाँ से सत्यमेव जयते वर्ड लिया गया है? तो ये कहाँ से लिया गया है? आपका मुंडको उपनिषद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से लिया गया है। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग। और क्या आपका सत्यमेव जयते भारत का आदर्श वाक्य भी है यह। अगला क्वेश्चन आते हैं 14 नंबर। वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं? तो जो वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं? ब्राह्मण कहलाते हैं। वेदों के गद्य प्रकरण को ब्राह्मण कहते हैं। वो वेदों के गद्य भाग है जिनके तरफ वेदों को समझने में सहायता मिलती है। आरण्यक क्या होते हैं? तो आरण्यक शब्द का अर्थ वन में लिखे जाने वाला क्या है? आरण्यक का मतलब क्या होता है? अर्थ वन में लिखे जाने वाला होता है। इन्हें वन पुस्तक के नाम से भी जाना जाता है, और इनको क्या है? जंगलों में रहने वाले सन्यासी और छात्रों के द्वारा लिखा गया था। उपनिषद की बात की जाए तो उपनिषद शब्द ब्रह्म विद्या या आत्मविद्या का प्रकाशक है। क्या है? ब्रह्म विद्या या आत्मविद्या का प्रकाशक माना जाता है। और उपनिषद शब्द 3 शब्द उपनिषद के संयोजन से बना हुआ है। उप का मतलब होता है निकट, नि का होता है श्रद्धा, सद मतलब बैठना। यानी कि उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? शिष्य का गुरु के निकट उपदेश प्राप्ति के लिए श्रद्धापूर्वक परम तत्व का गूढ़ उपदेश सुनने के लिए बैठना। और यह वेदों के यहाँ अंतिम भाग है, और इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है? तो ज्ञान के सिद्धांत पर कौन बल देता है? उपनिषद देता है। उपनिषद हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण
श्रुति ग्रंथ है। श्रुति मतलब क्या होता है? सुन के जो ज्ञान अर्जित किया जाता है। ये वैदिक वाग्मय के अभिन्न अंग है। इसमें परमेश्वर, परमात्मा, ब्रह्म और आत्मा के स्वभाव और संबंध का बहुत ही दार्शनिक और ज्ञानपूर्ण वर्णन किया गया है। दुनिया के कई दार्शनिक उपनिषद को सबसे अच्छा ज्ञान कोश मानते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हम लोग 16 नंबर। ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस देवता की सर्वाधिक महत्ता का वर्णन किया गया है? यानी कि किस देवता को सर्वाधिक महत्व दिया गया है? तो इसमें किसको दिया गया है? इंद्र को सर्वाधिक महत्व दिया गया है। इंद्र के लिए 250 यानी कि 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई थी। इसलिए माना जाता है कि इंद्र के सर्वाधिक महत्व था। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग। प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। प्राचीनतम वेद आपका ऋग्वेद है। ऋग्वेद आर्यों का सबसे प्राचीन ग्रंथ है और इसके वेदों का संकलन महर्षि कृष्णद्वैपायन या वेद व्यास ने किया है। किसने किया है? वेद व्यास को माना जाता है। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातन ग्रंथ में अपराध और अपराधी का जिक्र आता है? किसमें कह रहा है? जो भारतीय एंशियंट जो आपके ग्रंथ हैं उसमें किस में अपराध और अपराधी का जिक्र किया गया है? तो अर्थशास्त्र में भी किया गया है, न्याय मीमांसा में भी किया गया है और मनुस्मृति में भी किया गया है। इस हिसाब से आपका सभी ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव सही हो जाएगा। शतपथ ब्राह्मण और तैतरीय ब्राह्मण डैश डैश के ब्राह्मण मूल पाठ है। यानी क्या कह रहा है? शतपथ और तैतरीय ब्राह्मण किसके? ये ब्राह्मण हैं। तो शतपथ और तैतरीय किसके हैं? ये यजुर्वेद के हैं। वेद और ब्राह्मण उनके निम्नलिखित के नीचे दिए गए हैं। तो कैसे हैं? ऋग्वेद का कौन कौन सा है? तो ऋग्वेद का ऐतरेय और क्या है? कौशितकी है। कौन सा है? ऋग्वेद का ऐतरेय एंड कौशितकी है। शुक्ल यजुर्वेद का क्या है? इसका शुक्ल यजुर्वेद का क्या है? शतपथ है। और कृष्ण यजुर्वेद क्या है? तैतरीय है। सामवेद का आपका जैमिनी है और पंचविश ब्राह्मण है। अथर्ववेद का केवल एक है आपका ब्राह्मण। कौन है? गोपथ ब्राह्मण है। अगला आते हम लोग। ये आपका किस में आया था? 2015 में लेखपाल में आया था। ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? तो गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? ये सावित्री को। और ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र लिखा हुआ है। सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है? क्या कह रहा है? सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है? तो इसमें सबसे प्राचीन पुराण आपका मत्स्य पुराण है। टोटल पुराणों की संख्या 18 है। कितना है? 18 है। जिसमें से आपका सबसे पुराना कौन सा है? मत्स्य पुराण है। और प्रमुख की बात की जाए तो सबसे प्रमुख आपके इसमें मत्स्य पुराण है, वायु पुराण है, ब्रह्म पुराण है, विष्णु पुराण है एंड भागवत पुराण है। ये सबसे आपके प्रमुख प्रमाण माने जाते हैं। निम्न में से कौन सा उपवेद नहीं है? क्या कह रहा है? कौन सा उपवेद नहीं है? तो इसमें धनुर्वेद है, आयुर्वेद है, शस्त्र शास्त्र है, लेकिन योग वेद आपका इसमें उपवेद नहीं है। अगर उपवेद की बात बताई जाए तो उपवेद टोटल 4 हैं। कितने हैं उपवेद? टोटल 4 हैं। आयुर्वेद है, गंधर्ववेद है, धनुर्वेद है एंड शिल्पवेद है। कौन कौन सा है? आयुर्वेद, गंधर्ववेद, धनुर्वेद एंड शिल्पवेद।
धनुर्वेद आपका ये यजुर्वेद का उपवेद है। आयुर्वेद आपका ऋग्वेद का उपवेद है। गंधर्ववेद आपका सामवेद का है। एंड शिल्पवेद आपका अथर्ववेद का है। क्वेश्चन नंबर अगला देते हैं हम लोग। वैदिक देवता इंद्र किसके देवता हैं? इंद्र किसके देवता थे? वर्षा एवं चक्रवात के देवता माने जाते हैं इंद्र को। वर्षा एंड चक्रवात को। अब हम लोग आते हैं महाजनपद काल में। इसमें महाजनपद काल में तो राजा बिंबिसार के दरबार में उस प्रसिद्ध चिकित्सक का क्या नाम था जो भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक थे? क्या नाम था? जीवक था। जो बिंबिसार ये हिरण्य वंश का संस्थापक था और बौद्ध धर्म का अनुयायी भी था। ये इसके दरबार में प्रसिद्ध कौन था? चिकित्सक जीवक रहता था, जिन्हें भगवान बुद्ध का निजी चिकित्सक के रूप में उनकी सेवा के लिए भेजा गया था। और अगला था हम लोग जैन एवं बुद्धिज्म। जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। तो जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत क्या है? तो अहिंसा है। किसका? जैन धर्म का। अहिंसा जैन धर्म के 5 सिद्धांतों में से सबसे मौलिक है ये। और भगवान महावीर ने भी अहिंसा का प्रमुख स्थान दिया था। अहिंसा परमो धर्म। अगर बात की जाए जैन धर्म के 5 सिद्धांत के, तो अहिंसा है अर्थात जीव को चोट ना पहुंचाना, सत्य अर्थात झूठ ना बोलना, अस्तेय मतलब चोरी ना करना, अपरिग्रह मतलब कि घर को क्या करना है? अस्तेय तो चोरी ना करना, अपरिग्रह तो संपत्ति का संचय ना करना, ब्रह्मचर्य किसी स्त्री से संसर्ग की मनाही है, यानी कि ब्रह्मचर्य का पालन। और ब्रह्मचर्य किसके द्वारा ऐड किया गया था? ये महावीर स्वामी के द्वारा ऐड किया गया था ये। गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के तट पर प्राप्त हुआ था? तो गौतम बुद्ध को निरंजना नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था। और गौतम बुद्ध कौन थे? ये बुद्ध धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। और इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में क्या किया था? गृह त्याग कर दिया था। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग। गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। कहाँ पर दिया था? सारनाथ में। तो क्या बोलते हैं उसको? धर्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा। धर्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था? इसके लिए हम आपको एक ट्रिक बता दे रहे हैं। राजा वैशाली को पटाकर कहाँ गए? कुंडलोन ग्राम गए। राजा वैशाली को पटाकर कुंडलोन ग्राम गए। सबसे पहले कौन हो जाएगा? राजा मतलब राजगृह हो गया, यही आपका आंसर हो जाएगा। वैशाली दूसरी हुई थी आपकी बौद्ध संगीत। तीसरी पाटलिपुत्र में। चौथा कुंडलवन कश्मीर में हुए थे। तो वही हमने क्या बताया शॉर्टकट, राजा वैशाली को पटाकर कहाँ गए? कुंडलवन गए। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग और डिटेल देख लेते हैं हम लोग इसमें। जो प्रथम बौद्ध संगीत राजगृह में हुए थे और इसमें ये अजात शत्रु के काल पर हुए थे। क्वेश्चन नंबर अगला आते हैं हम लोग। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जैन और बौद्ध ग्रंथ में कितने महाजनपदों का उल्लेख है? टोटल कितने जैन धर्म में महाजनपदों का उल्लेख है? 16 महाजनपदों का उल्लेख है इसमें।
जो जैन और बौद्ध ग्रंथ कितने बताए गए हैं? 16 महाजनपद बताए गए हैं। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तरा निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का क्या है? उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग। भगवान बुद्ध की 200 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय लिया गया है, तो कहाँ पर लगाया जाएगा? ये कुशीनगर में लगाया गया है। 200 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा कहाँ पर है? कुशीनगर में है। ये 2013 में तत्कालीन उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मैत्री परियोजना के तहत 200 फीट भगवान बुद्ध की कांस्य प्रतिमा का महापरिनिर्वाण निर्वाण स्थल कुशीनगर में स्थापित करने का निर्णय लिया गया था। और यह प्रोजेक्ट कब स्टार्ट किया गया है? 2019 से स्टार्ट किया गया है। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग। बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ है? तो बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? कुशीनगर में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? ये कुशीनगर में हुआ था। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग। अगर जन्म की बात किया तो गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। ग्रह त्याग यानी कि महानिविष्क्रमण कब किए थे? 534 ईस्वी पूर्व में। ज्ञान कहाँ प्राप्त हुए थे? ज्ञान की प्राप्ति बोध गया बिहार में हुआ था। और महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? कुशीनगर में हुआ था ये। अगला क्वेश्चन आते हैं। किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान प्रचार किया था? कहाँ से किए थे? महाबोधि मंदिर समूह से किए थे। जो महाबोधि मंदिर है बिहार के गया जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? गया जिले में स्थित है। और इसको अशोक सम्राट द्वारा बनवाया गया था। किसके द्वारा बनवाया गया था? ये अशोक सम्राट के द्वारा बनवाया गया था। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग। गौतम बुद्ध ने डैश 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 धम्मचक्का अतुनसुत्त यानी धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र का उपदेश दिया। तो कहाँ पर था ये? सारनाथ में। सारनाथ से अपना धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र का उपदेश दिए थे। कहाँ से? उत्तर प्रदेश वाराणसी सारनाथ से। ये गौतम बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया? तो सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। अगला क्वेश्चन आते हैं। उस स्थान का नाम बताइए जहाँ बौद्धों की मान्यताओं के अनुसार गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद परिनिर्वाण प्राप्त किया। तो कहाँ पर है ये कुशीनगर है माना जाता है। कहाँ माना जाता है? कुशीनगर। जो बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में हुई थी। और कहाँ पर हुई थी? कुशीनारा अर्थात कुशीनगर में। पाली में बौद्ध ग्रंथों को आमतौर पर त्रिपिटक यानी कि थ्री फील्ड बास्केट कहा जाता है। इनमें से कौन सा त्रिपिटकों में से नहीं है? तो इसमें कौन कौन सा आपका है? अभिधम्म पिटक है, सुत्त पिटक है, विनय पिटक है। ये आपका सी नंबर नहीं है, उपासका पिटक। और बुद्ध के मृत्यु के बाद उनके शिष्यों ने बुद्ध के उपदेशों का संग्रह त्रिपिटकों में किया था। और जो इनकी रचना थी किस भाषा में थी? पाली भाषा में थे। तो इसमें सुत्त पिटक की बात की जाए तो सुत्त पिटक में क्या लिखा हुआ है? इसमें धर्म संबंधी बातों की चर्चा की गई है। अभिधम्म पिटक में दार्शनिक विचारों का संकलन है। और विनय पिटक में रूल एंड रेगुलेशन है, नीति संबंधी बातें का उल्लेख किया गया है।
अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, तो आपका इसमें सी नंबर से हो जाएगा। त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? किससे संबंधित है ये? बौद्ध से संबंधित है। ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम बुद्ध को किस रूप में जाना जाता है? किस रूप में जाना जाता था? बुद्ध रूप में जाना जाता था। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो इनको बिहार बोध गया से प्राप्त हुई थी। बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ केंद्र क्यों है? क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ ज्ञान प्राप्त किया था। कहाँ पर? बोध गया में। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? ये क्वेश्चन बता चुके हैं, सारनाथ और आश्रम में दिया था। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, बौद्धों के लिए उत्तर प्रदेश में स्थित सारनाथ क्यों महत्वपूर्ण है? क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि सारनाथ से ही गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश देना स्टार्ट किए थे। ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान बुद्ध ने सारनाथ में ही अपना पहला उपदेश दिए थे। आपका डी नंबर आपका सही हो जाएगा। मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय है कैवल्य, जिसका अर्थ है, तो कैवल्य का क्या अर्थ है? ये इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना, इसका अर्थ है कैवल्य का। क्या है? इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना। ये जैन धर्म से संबंधित है। 24वें जैन तीर्थंकर यानी अर्थात अंतिम तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी थे। या हाँ। अगला क्वेश्चन आता है, पहले जैन तीर्थंकर कौन थे? पहले जैन तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव थे। जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर बताए गए हैं, जिसमें से पहले आपके ऋषभदेव, दूसरे अजितनाथ, 22वें कौन थे? अरिष्टनाम, 23वें आपका पार्श्वनाथ, 24वें आपके महावीर स्वामी जी। और ऋषभदेव और अरिष्टी नेम का नाम ऋग्वेद में तथा अजितनाथ का उल्लेख यजुर्वेद से मिलता है। अगला क्वेश्चन आता है हम लोग, जैन धर्म में 3 रत्न यानी कि 3 रत्न दिए जाते हैं, उन्हें निर्वाण का मार्ग कहा जाता है। तो कौन कौन से 3 रत्न जैन धर्म में हैं? कौन कौन से हैं? सही विकास, सही ज्ञान और सही आचरण। ये आपके 3 क्या है जो ये जैन धर्म के 3 रत्न थे। अब हम लोग आते हैं मौर्यन एंड पोस्ट मौर्यन एम्पायर में। किस में आते हैं? मौर्यन पोस्ट मौर्यन एम्पायर में आते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन वो व्यक्ति है जिनका नाम देवानाम पेपयदसी भी था? किसका नाम था ये? ये अशोक सम्राट का नाम था। किसका नाम था देवनाम पेपयदसी? अशोक सम्राट का। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, राजा कनिष्क के शासन काल के दौरान दरबारी चिकित्सक का नाम क्या था? तो दरबारी कौन सा जो कनिष्क दरबार में था, तो उसे चिकित्सक कौन था? चरक था। चरक के कुषाण राज्य के कनिष्क के दरबारी चिकित्सक थे। वे आयुर्वेद के प्रख्यात विद्वान तथा कनिष्क के राज वैद्य भी थे। तो चरक का क्या है? चरक संहिता औसत शास्त्र के रूप में प्रचलितम रचना है ये। अगला क्वेश्चन आता है, नगर पालिका प्रशासन की एक विस्तृत प्रणाली के स्थापना के लिए निम्नलिखित में से सबसे प्रसिद्ध राजा का नाम बताइए। कौन सा नगर पालिका प्रशासन? कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य।
क्वेश्चन नंबर अगला आते हैं। कनिष्क के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी बौद्ध संगीत आयोजित किए गए थे? कनिष्क के टाइम पर कौन सी की गई थी? चौथी की गई थी, कुंडल वन में की गई थी। कहाँ की गई थी? कुंडल वन ग्राम, करंट टाइम में जम्मू कश्मीर में की गए थे। और कनिष्क के टाइम पे ही क्या हुआ था? बौद्ध धर्म दो संप्रदाय में बट गया था। कौन कौन से? हीनयान और महायान। मौर्यकालीन भारत की विवरण वाली इंडिका के लेखक कौन थे? इंडिका के लेखक कौन है? मेगस्थनीज हैं। मेगस्थनीज ने क्या लिखा था? इंडिका लिखा था। फाहियान वो क्यू की लिखा था। ह्वेनसांग सीयू की लिखा था। ह्वेनसांग का था हर्षवर्धन के टाइम में। ह्वेनसांग हर्षवर्धन। चरक संहिता संबंधित है किससे? है चिकित्सक से संबंधित है। किसी द्वारा लिखा गया था? चरक द्वारा लिखा गया था। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग। मौर्य अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से किस पर निर्भर थे? जो मौर्य टाइम की अर्थव्यवस्था किस पर निर्भर थी? कृषि पर निर्भर थे। मेन रूप से कृषि एंड पशुपालन पर निर्धारित थी। अशोक के प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा है? तो 13वां सबसे बड़ा शिलालेख है। और इसी में क्या बताया गया है? अशोक के शासन के 8 वर्ष पूरे होने वाले कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। किससे मिलता है? 13वें शिलालेख से मिलता है। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग। अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग की राजधानी कौन सी थी? तो कलिंग की राजधानी क्या थी? तोसली थी। कलिंग की राजधानी क्या थे? तोसली थे। देवानामप्रिय नाम किसे दिया गया था? ये अशोक को नाम दिया गया था। कौन सा नाम? देवानामप्रिय, यानी कि देवों सबसे प्रिय। निम्नलिखित में किनके बीच तक्षशिला शहर स्थित है? तो तक्षशिला किसके बीच स्थित है? ये झेलम और सिंधु नदी के बीच में स्थित है, जो करंट में पाकिस्तान में है। सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग पर उसके विजय का उल्लेख करता है? कहाँ पर? कलिंग पर। तो कौन सा इसमें? 13वां शिलालेख है। कौन सा शिलालेख है ये? 13वां है। अगला क्वेश्चन आते हैं। अशोक का सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष डैश डैश में एक स्तंभ था। कौन सा था ये? सारनाथ में जो रखा हुआ वो है आपका। अशोक का सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष सारनाथ से लिया गया है। इस स्तंभ में 4 सिंह पीठ से पीठ सटाए बैठे हुए हैं। इसे ही भारत सरकार ने क्या किया है? राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्वीकार किया है। कहाँ से लिया गया? ये सारनाथ से। अगला क्वेश्चन आता है। चंद्रगुप्त मौर्य के इस प्रसिद्ध राजनीतिक सलाहकार को निम्नलिखित सभी नामों से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता था? विष्णुगुप्त से नाम जाना जाता है। चाणक्य के नाम से जाना जाता है। कौटिल्य के नाम से जाना जाता था। तो इसमें पूछा किस नाम से नहीं जाना जाता था? कौन थे? समुद्रगुप्त के नाम से नहीं जाना जाता था। अगला क्वेश्चन आता है हम लोग। अशोक के कौन से शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया है? ये शहबाजगढ़ी। किस कौन से? शहबाजगढ़ी में ये ब्राह्मी लिपि का उपयोग नहीं किया गया है। और ये कहाँ पर स्थित है? ये पाकिस्तान में स्थित है। और इसमें खरोष्ठी लिपि का प्रयोग किया गया है। किसका प्रयोग किया गया है? खरोष्ठी लिपि का प्रयोग किया गया है। शहबाजगढ़ी एवं मानसेरा, इसमें खरोष्ठी लिपि का किया गया है। तक्षशिला अभिलेख में किसका किया गया? अरामाइक के अभिलेख किया गया है। अगला क्वेश्चन आता है। निम्नलिखित में से कौन सी मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान है?
यानी कि मौर्य काल का सर्वोत्तम प्रतिमान कौन सा है इसमें? तो कौन सा इसमें मौर्य काल का स्तंभ है? मौर्य काल मौर्य कला का विकास भारतीय मौर्य साम्राज्य युग में यानी चौथी से दूसरी सदी के ईसा पूर्व में हुआ था। सारनाथ और कुशीनगर जैसे धार्मिक स्थानों के रूप में स्वयं सम्राट सम्राट अशोक ने इनकी रचना की थी। निम्नलिखित में से कौन सा अशोक के साम्राज्याधीन नहीं था? तो अशोक के टाइम में कौन सा अधीन नहीं था? इसमें आपका कामरूप है। कामरूप अशोक के साम्राज्य अधीन नहीं था। बृहद सांची स्तूप किस कला से संबंधित है? कौन सा? बृहद सांची स्तूप किस कला से संबंधित है? ये किस संबंधित है? मौर्य कला से संबंधित है। ये अशोक सम्राट ने इसको क्या किया था? बनवाया था। किसने बनवाया था? अशोक सम्राट ने बनवाया था। और सांची कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में स्थित है। किसके रायसेन के आसपास स्थित है। योग दर्शन, तो योग दर्शन किसका है? महर्षि पतंजलि द्वारा। दी गई जानकारी से राजवंश की पहचान करिए। पुष्यमित्र ने इस वंश की स्थापना की है। उनके प्रभुत्व दक्षिण नर्मदा नदी के तट फैले था और पाटिलपुत्र, अयोध्या और विदिशा शहर में शामिल थे। इन्होंने 2 अश्वमेध बलिदान किए। उन्होंने बैक्ट्रियन राजा ड्रेमेट्रियस को भी हराया था। राजवंश का 5वां राजा भागभद्र था। पतंजलि का गौरव ग्रंथ महाभाष्य इस समय के दौरान लिखा गया था। ये कौन सा है? पुष्यमित्र शुंग, तो कौन सा हो जाएगा? शुंग वंश का हो जाएगा ये। प्राचीन भारत के महान व्याकरणविद पतंजलि किसके समकालीन थे? तो पतंजलि किसके समकालीन थे? पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। अगला क्वेश्चन आता है हम लोग, कैनिस्क प्रथम के शासन काल के दौरान कौन सा प्रसिद्ध आयुर्वेद विद्वान रहता था? तो कौन था? चरक। ये सबसे बड़े चिकित्सक थे कनिष्क के टाइम पर। कुषाण मूलतः कहाँ के निवासी थे? ये कहाँ का था? चीनी तुर्किस्तान का था। अगला क्वेश्चन आता है हम लोग, गुप्ता एंड पोस्ट गुप्ता एम्पायर टाइम का। कहाँ का देखते हैं क्वेश्चन हम लोग? गुप्ता एंड पोस्ट गुप्ता एम्पायर टाइम का। तो आप लोग क्लास देखने से पहले हेलो एग्जाम को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड आप अपने दोस्तों के इसको शेयर कर दीजिएगा। ये वीडियो एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका जीएस की क्लास होगी आपके, और जीएस के पूरा टॉपिक वाइज हम क्लास कराएंगे आपका। खासकर वीडियो हो गया, पेट हो गया, और आपका जो आने वाला है ग्राम पंचायत अधिकारी हो गया, और लेखपाल का जो आपका एग्जाम आने वाला है, इन सभी के लिए क्या है? ये इंपॉर्टेंट क्लास होगी आपका। निम्नलिखित में से किस शासक के दरबार में बहुत से विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया था? तो किसके शासक के दरबार में किया गया था? चंद्रगुप्त दूसरे यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पर। नवरत्न, नवरत्न में कौन कौन शामिल थे? धन्वंतरी हो गया, छपड़क हो गया, अमर सिंह, शंकु, खटकरपर, कालिदास, बेताल भट्ट, वररुचि एंड वरामियर उज्जैन में विकृति के दरबार में रहते थे। हर्षवर्धन के शासन काल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी नई राजधानी जो थानेश्वर से स्थानांतरित की गई थी? तो थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की गई थी? प्रयागराज की गई थी। निम्नलिखित में से किस शासक के दरबारी कवि हरिसेन थे? किसके दरबारी कवि थे हरिसेन? ये समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे? हरिसेन थे। किसके? समुद्रगुप्त के। और इनके द्वारा ही प्रयाग प्रस्तर की रचना की गई थी।
भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे? तो धन्वंतरी कौन थे? ये एक प्रसिद्ध चिकित्सक थे। किसके टाइम पर? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के सभा में कौन थे? ये प्रसिद्ध चिकित्सक थे, डॉक्टर थे मतलब। विक्रम संवत प्रारंभ हुआ, तो विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ है? तो 57 ईस्वी पूर्व विक्रम संवत स्टार्ट हुआ है। और शक संवत आपका 78 ईस्वी में स्टार्ट हुआ है। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, खगोलविद वराहमिहिर और कवि कालिदास किसके दरबार का हिस्सा थे? तो ये बता चुके थे किसके दरबार का हिस्सा थे। ये विक्रमादित्य यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय के ये दरबारी कवि थे। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, हर्षवर्धन ने कौन? हर्षवर्धन ने 5 इंडीज को अपने नियंत्रण में लिया। इनमें से कौन सा 5वां इंडीज था? तो इसमें कौन सा 5वां इंडीज था? तो पंजाब हो गया, कन्नौज, बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा, ये पांचों इंडीज थे। कौन कौन? पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, ये क्या थे? पांचों इंडीज थे। अगला आते हैं हम लोग, वह स्थल जहाँ हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था। तो कहाँ पर हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था? प्रयागराज में किए थे। कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन कहाँ का शासक था? तो कन्नौज से पूर्व थानेश्वर के क्या थे? शासक थे। और हर्षवर्धन को ही अंतिम हिंदू सम्राट माना जाता है, जिसने कश्मीर को छोड़कर समस्त उत्तर भारत पर राज्य किया है। गुप्त काल के प्रसिद्ध महिला शासक कौन थे? कौन? महिला, तो कौन थे? प्रभावती गुप्ता थे। प्रभावती गुप्त गुप्त काल की प्रसिद्ध महिला शासिका थी। और ये कौन थी? चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी, जिनका विवाह किससे हुआ था? वाकाटाका वंश के शासक रुद्रसेन से द्वितीय से हुआ था। किससे हुआ था? रुद्रसेन से हुआ था। अब हम आते हैं राजपूत वंश, इसमें राजपूत डायनेस्टी। 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर किसका शासन था? क्या पूछ रहा है? 12वीं शताब्दी। तो 12वीं शताब्दी के आरंभ में किसका था? तोमर वंश का शासन था। कहाँ पर? दिल्ली पर तोमर वंश का शासन था। ये अनंगपाल दिल्ली के तोमर वंश के संस्थापक थे। कौन? अनंगपाल। जयचंद के विश्वासघात के कारण पृथ्वीराज चौहान को पराजय हुई। कालांतर में जयचंद कहाँ और कब मारा गया? तो जयचंद कहाँ मारा गया था? चंदावर के युद्ध में 1194 में चंदावर मारा गया था। किसके द्वारा? मोहम्मद के गोरी द्वारा। कब? 1194 में। और 1191 और 1192 तराइन का युद्ध हुआ था। किसके किसके बीच? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच। निम्नलिखित में से कौन से वंश ने भारत के दक्षिण भाग पर शासन नहीं किया? इसमें कौन सा है जो दक्षिण भाग में शासन नहीं किया? इसमें आपके राजपूत हैं। अब हम आते हैं पाल वंश पर। किस पे आते हैं? पाल वंश पर। तो पाल साम्राज्य भारत के किस हिस्से से संबंधित है? पाल आपका ये पूर्वी, कहाँ पर? बंगाल एरिया हो गया, ईस्टर्न एरिया। पाल वंश का पहला शासक किसे कहा जाता है? यानी कि गोपाल को पाल वंश का संस्थापक माना जाता है। अब हम लोग क्या देखते हैं? चोल, चालुक्य, पल्लव और संगम डायनेस्टी देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा शिव मंदिर चोल शासकों के संरक्षण में नहीं बनवाया गया था? किसके? चोल शासकों के संरक्षण में नहीं बनवाया गया था। इसमें कौन सा टेम्पल है? ये आपका नटराज। कौन सा टेम्पल है? इसमें नटराज टेम्पल आपका ये चोल के
शासकों के संरक्षण में बनवाया गया था। लेकिन गोणेश्वर मंदिर सिन्नार ये आपका नहीं बनवाया गया था। जो चोल शासक के संरक्षण में बनवाए गए थे टेम्पल कौन कौन से हैं इसमें? तो चोल शासक के संरक्षण में बनवाया गया आपका नटराज टेम्पल हो गया। उसके बाद पल्लवी थार मंदिर तंजौर वाला हो गया, और बृहदेश्वर मंदिर गंगईकोट चोलापुरम, ये तीनों चोल शासक के संरक्षण में बनवाया गया था। इसमें कौन ऑप्शन सही हो जाएगा? गोड़ेश्वर मंदिर ये नहीं बनवाया गया था, जो कि गोड़ेश्वर मंदिर ये 12वीं शताब्दी में यादव वंश से राजकुमार राजगोविंद द्वारा बनवाया गया था। महोदयपुरम के चेर साम्राज्य में बोली जाने वाली संभावित भाषा थी, कौन सी थी? ये चेर साम्राज्य में बोली जाने वाली भाषा कौन सी थी? मलयालम थी, जो कि आज के टाइम पर केरला की भाषा है। सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल झील कौन सी? चोल झील का निर्माण इनमें से किस चोल शासक ने करवाया था? किसने कराया था? राजेंद्र प्रथम ने चोल झील का निर्माण कराया था। कौन सा साहित्य संगम साहित्य के रूप में प्रसिद्ध है? तो इसमें कौन सा साहित्य है जो संगम साहित्य के रूप में प्रसिद्ध है? तो तमिल साहित्य। तमिल साहित्य क्या है? ये संगम साहित्य के रूप में प्रसिद्ध है। चोल अभिलेखों के अनुसार जैन सभाओं को दान में दिए जाने वाले भूमि को क्या कहा जाता था? किसको? जो जैनों को दिया जाता था, तो उस भूमि को क्या कहा जाता था? पल्लियच्छादनम कहा जाता था। क्या कहा जाता? पल्लियच्छादनम। ये वेल्लानवगई, कौन सा? वेल्लानवगई ये गैर ब्राह्मण किसान किसके स्वामी की भूमि है? कौन? गैर ब्राह्मण किसान स्वामी के भूमि होते थे। ब्रह्मदेव ये ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि थी। और शाला भोग ये किसी विद्यालय के रख रखाव के लिए भूमि होते थे। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग। प्रसिद्ध संस्कृत ग्रंथ लीलावती किस विषय पर लिखा गया था? लीलावती किस विषय पर लिखा गया है? गणित पर लिखा गया है। जो लीलावती की मुख्य थीम क्या है? मैथमेटिक्स है, गणित और खगोल शास्त्र। ये एक प्राचीन ग्रंथ है जो भारतीय गणितज्ञ किसके द्वारा लिखा गया था? भास्कर द्वारा लिखी गई है। मालविका अग्निमित्रम पुस्तक किसने लिखी थी? ये कालिदास द्वारा लिखी गई थी। मालविका अग्निमित्रम किस द्वारा लिखी गई है? कालिदास के द्वारा लिखी गई है। इसमें ऑप्शन कौन हो जाएगा? कालिदास हो जाएगा। ठीक। 10 कुमार चरितम किसके द्वारा लिखी गई है? ये दंडी के द्वारा लिखी गई है। स्वप्नवास दत्ता महाकाव्यास के द्वारा, और कीर्ता अर्जुनियम भारवी के द्वारा। अभिज्ञान शकुंतलम ये भी आपका कालिदास द्वारा लिखी गई है। कुछ प्रमुख देख लेते हैं किताबें कौन कौन सी लिखी जाए। अष्टाध्यायी पाणिनि के द्वारा, रामायण वाल्मीकि द्वारा, महाभारत वेदव्यास द्वारा, महाभाष्य पतंजलि द्वारा। अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास, रघुवंशम कालिदास, पंचतत्व विष्णु शर्मा, कामसूत्र वात्स्ययन, सूर्य सिद्धांत आर्यभट्ट, बुद्धचरित अश्वघोष, पृथ्वीराज रासो चंद्रवर्ताई एंड गीत गोविंद जयदेव। कादम्बरी के लेखक कौन है? किसके पूछ रहा है? कादम्बरी के लेखक कौन थे? तो कादम्बरी के लेखक कौन है? बाण है, बाणभट्ट। विशाख दत्त द्वारा लिखित मुद्राक्षस कौन सी भाषा में लिखा गया? तो ये मुद्राक्षस किस भाषा में लिखा गया था? ये संस्कृत भाषा में लिखे गए थे। मेगास्थनीज ने, जिसने भारत के बारे में प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका लिखा हुआ, मूल रूप से किस देश का निवासी था? तो किस देश का निवासी था? ये ग्रीस का निवासी था, और ये चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर आया हुआ था इंडिया।
प्रसिद्ध विरूपक्षी मंदिर ये कहाँ पर स्थित है? ये आपका हम्पी में स्थित है। कहाँ पर है? विरूपक्षा मंदिर ये हम्पी में स्थित है, कर्नाटक के हम्पी में स्थित है ये। खजुराहो समूह का प्रसिद्ध स्मारक किस राज्य में है? खजुराहो आपका एमपी में है। चंदेल शासकों द्वारा ये बनवाया गया था। मंदिर एलोरा महाराष्ट्र में स्थित एक प्राचीन हिंदू मंदिर है जो चट्टानों को काटकर बनाए गए सबसे बड़े मंदिरों में से एक है। तो कौन सा मंदिर है वहाँ पर? कैलाश मंदिर है। मथुरा कला स्कूल कब अपने शिखर पर पहुंचा था? तो मथुरा कला ये कुषाण काल पर अपने पीक पर था। भारत में नवपाषाण काल गुफा चित्रकारी कहाँ मिलती है? ये आपका भीमबेटका। कहाँ पर है? भीमबेटका। सबसे पुरानी चित्रकारी कहाँ से मिलती है आपको? भीमबेटका से, एमपी। प्रागैतिहासिक काल के चित्रकारी वाली प्रसिद्ध पंचमुखी गुफाएं निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है ये? सोनभद्र में स्थित है। यहीं पर आपका एंशिएंट हिस्ट्री समाप्त होता है। क्या होता है आपका? एंशिएंट हिस्ट्री आपका समाप्त होता है। ये जितने आपके यूपी ट्रिपल एससी में आए हुए थे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन वो हमने सभी कराए हुए हैं। आपको टॉपिक वाइज हम कराएंगे। ये आपका एंशिएंट आपका आज ख़त्म कर दिए हैं। कल हम आपको मिडीवल बताएंगे, यानी कि मिडीवल क्लास लेंगे आज, कल सॉरी। और आज हम यहीं पर क्लास समाप्त करते हैं। आप लोग बताइए कमेंट करके कि आपको क्लास कैसी लगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप लोग हेलो एग्ज़ाम को सब्सक्राइब करिएगा और आप अपने दोस्तों तक इसको शेयर करेंगे। धन्यवाद।